आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और वो ये जान गया है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और इसीलिए अब यूएन में गुहार लगाई जा रही है। डरे हुए, घबराए हुए पाकिस्तान की तरफ से, भारत के खौफ से बढ़ा हुआ पाकिस्तान इस वक्त अब तनाव से भरा हुआ है। यहां पाकिस्तान अब डर कर यूएनएससी बैठक बुलाना चाहता है, उसमें चर्चा करना चाहता है। पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगाने के बाद अब यूएन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो क्षेत्रीय शांति सुरक्षा पर खतरा बता रहा है। वो कहता है कि सिंधु जल पाकिस्तान का प्राकृतिक अधिकार है, उसको रखना एक्ट ऑफ वॉर होगा। वो यूएन महासचिव से भारत को संयम बरतने और जिम्मेदारी से काम करने की सलाह देने की गुहार लगा रहा है। हालांकि यूएन से साफ तौर पर टका सा जवाब दे दिया गया है और ये कहा गया है कि द्विपक्षीय मामला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ता हुआ अलग थलग सा नजर आ रहा है। चीन भी उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसे संयम बरतने की सलाह दे रहा है। भारत में जब एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट गरजे तो उसने भी 450 किलोमीटर रेंज की मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया। अब ये उसका खौफ है क्योंकि पीएम मोदी ने एक बार फिर से आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कह दी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद के बयान पर न भारत ने कोई तवज्जो दिया और न ही संयुक्त राष्ट्र ने। जो आतंक को पालता पोसता आ रहा है पाकिस्तान, अब उसे अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही, और आतंक का जो साथ देगा, भला उसका साथ कौन देगा? रिपोर्ट देखिए और जानिए पाकिस्तान अब कैसे डरा हुआ है। आतंक पर निर्णायक लड़ाई, पाकिस्तान की हर जगह दुहाई। मुनीर नर्वस, शहबाज परेशान, डर की मौत, मरेगा पाकिस्तान। यूएन में फिर गिड़गिड़ाया पाक, भारत कर देगा खाक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत हमले की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इस हमले के डर से पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा है ताकि वो भारत की कार्रवाई से बच सके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने भारत से हमले का दावा करते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने देश और भारत के बीच में तनावपूर्ण हालात में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को बढ़ाने की अपील की है। Any attempt to stop or divert the natural flow of water that rightfully belongs to Pakistan in accordance with the provisions of this treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. At the same time, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. पाकिस्तान को लगा यूएन से झटका। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन जुदारिक ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत केवल द्विपक्षीय बात करता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को यूएन से भी तगड़ा झटका लग चुका है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर डरा हुआ है। पाकिस्तान पानी के संकट से डरा हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले का संकट है। इस हमले से तंगहाल पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। एक संवाददाता सम्मेलन में असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि स्थिति के निरंतर बिगड़ने के साथ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने पर विचार करेगा। अहमद को इस बात का भी डर है कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समाधान से जुड़ी हुई कार्रवाइयों, कूटनीति और शांति के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। इसको लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से 2 बार मुलाकात भी की है। पाकिस्तान दुनिया भर से गुहार लगा रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन भारत को दुनिया के तमाम देशों से आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी आतंक पर ऐसा करारा प्रहार करने वाले हैं कि आतंकी और उनके आकाओं की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। आतंक फैलाने के सवाल पर साधी चुप्पी।
जब एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद के आतंकवाद से संबंधों और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा हाल ही में स्वीकार किए जाने के बारे में सवाल किया तो असीम इफ्तिखार की जुबान पर ताला लटक गया। असीम इफ्तिखार से मुंबई 26/11 के हमलावरों के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान से आए थे और उस हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं इस तरह की चर्चा से बचना चाहूंगा। पाकिस्तान का सच भी यही है, दो मुंही बातें इस देश का स्वभाव है, लेकिन आतंक को पालने और पोसने वाले का अब बचना नामुमकिन है। भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला चुन चुन कर लेगा और घर में घुसकर मारेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ा अपडेट भी जानिए, पीएम मोदी से मिले हैं जम्मू कश्मीर के सीएम। पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। तस्वीरें आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आपको दिख रहे हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। तुरंत गृह मंत्री भी पहुंचे। पीएम मोदी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जरूरी जो निर्देश हैं वो दिए गए गृह मंत्रालय को और बताया गया कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला के बीच में ये मुलाकात खास कही जा रही है। जाहिर सी बात है, पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है और आगे जो एक्शन लेने की बात कही जा रही है पीएम मोदी के जरिए। आज तो तीसरी बार कह दिया गया 22 अप्रैल से अब तक कि आतंकियों को चुन चुनकर उनका हिसाब होगा। ऐसे में एक तरफ तो सरकार ने ये साफ कह दिया है कि आतंक का सफाया करके रहेंगे और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के जो कसूरवार हैं, यानी कि जो दोषी हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर हिसाब चुकता भारतीय सेना करेगी और सेना को फ्री हैंड देना भी इसी का एक साइन था जो पीएम मोदी ने दिया। और आज दोनों नेताओं की मुलाकात, यानी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा एक्शन हो। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पीएम मोदी नौसेना प्रमुख के साथ में भी बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी और नौसेना प्रमुख की बैठक जारी है। आप समझिए कि एक तरफ तो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, उसके बाद मीटिंग्स पर मीटिंग्स, और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया उमर अब्दुल्ला से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, और अब ताजा अपडेट ये पीएम मोदी नौसेना प्रमुख के साथ में बैठक कर रहे हैं। और ये खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इस बार जो पब्लिक डोमेन है उसमें चर्चा लगातार इस बात को लेकर है कि 22 अप्रैल को हमला हुआ था, तो इसका बदला आखिर आतंकियों से कब लिया जाएगा और इस बार क्या होगा, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या एयर स्ट्राइक होगी या फिर इस बार वाटर स्ट्राइक की तैयारी है। क्योंकि हमने देखा था नौसेना के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया था कि पूरी तरह से तैयार हैं, एनीवेयर एनी टाइम। और इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि नेवी, यानी कि जो हमारी नौसेना है, वो पूरी तरह से तैयार है। नौसेना प्रमुख के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होना ये बड़ा साइन भी है। यानी इस बार हो सकता है कि जल थल नभ, यानी कि जल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों ही तरह से घेरकर आतंक का सफाया हो। और आतंक के सफाई के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स तक तो लगातार जांच एजेंसियां कश्मीर में पहुंच ही रही हैं। इधर मीटिंग्स पर मीटिंग्स जारी, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के सीएम से मुलाकात होना, बातचीत होना, और दूसरी तरफ अब नौसेना प्रमुख के साथ में ये मीटिंग जारी है। संजय शर्मा मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। संजय, इन मीटिंग्स पर मीटिंग्स का मतलब क्या निकालें? पहले उमर अब्दुल्ला के साथ में मीटिंग हुई, अब नौसेना प्रमुख के साथ में पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला की मीटिंग के मायने अलग थे। उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलगाम हमले के बाद में पहली मुलाकात थी। सबसे ज्यादा फौज का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे कर रखा, पूरी आर्टिलरी को वहां पर भेजा हुआ है और अभी भी कई सारे बड़ी भारी संख्या में आतंकी छुपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिनकी सर्च ऑपरेशन अभी भी एनआईए भी चला रहा है और भारतीय फौज भी चला रही है। तो लगातार वहां पर प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। हाल नेवी चीफ हरि कुमार की जो मुलाकात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसको आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेवी से पूरी तरह से पूरा सारी चीजें समझना चाहते हैं, किस तरीके से भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के रास्ते बंद कर दिए हैं, अरब सागर के रास्ते बंद कर दिए, साथ ही साथ नेवी ने अपने सारे वारशिप को अरब सागर में उतार दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कराची की तरफ मूव हो सकती हैं। क्या आने वाले समय में हमको कराची की तरफ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बड़ी खबर देखने को मिल सकती है? तो नेवी
चीफ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो मुलाकात है इसको काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है इस समय स्ट्रेटेजिकली भारत सारी चीजें अपनाने जा रहा है। किस तरीके से पहले भारत जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, हवा से कर चुका है, बाय एयर कर चुका है, एयर स्ट्राइक कर चुका है, क्या इस बार पानी के रास्ते से कुछ करने जा रहा है? इस पर सभी की निगाह जरूर लगी रही। यानी एक तरफ तो सिंधु जल समझौता रोकने को लेकर पाकिस्तान में खलबली थी, अब दूसरी तरह से जल के रास्ते यानी कि नौसेना पाकिस्तान के लिए खलबली बढ़ाने वाली खबर है। यानी पाकिस्तान की बेचैनी जो पहले से बढ़ी हुई थी। अच्छा, शुरुआत में एक रिपोर्ट हमने चलाई जिसमें यूएन के आगे एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक तरीके से भीख मांगी है, कहा है कि दखल दिया जाए, भारत तो वहां तैयारी में है। एक तरीके से कहा गया कि भाई प्लीज मोदी से हमें बचा लिया जाए, और यहाँ स्ट्रेटेजिकली जो पीएम मोदी मीटिंग्स एक के बाद एक कर रहे हैं, मतलब ये साफ कि अब जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम ये समझें कि आतंक के लिए ये उल्टी गिनती है। संजय, देखिए, पूरी दुनिया के देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, यहाँ तक कि चीन की भी बात करें, तो भारत का सारे देशों ने स्ट्रेटेजिकली साथ दिया है इस बड़े मुद्दे पर। पहलगाम हमले के बाद में सभी ने माना है कि भारत को अपनी जनता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, और जनता की रक्षा करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आतंकवादियों को मारना हो तो भारत को उसके लिए पूरी तरह से छूट मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस बात से पूरी दुनिया के सारे देश सहमत हैं। तो पाकिस्तान में लगातार घबराहट है, भारत हाँ। की रक्षा तैयारियों को लेकर के, सुरक्षा तैयारियों को लेकर के जबरदस्त घबराहट मची हुई है। पाकिस्तान और इस दुनिया घबराहट के के बीच सभी में देशों से पाकिस्तान गिड़गिड़ा हर रहा है। जुगत आजमा रहा है कि किसी तरह से राहत मिले, लेकिन इस बार मिलने वाली है नहीं। बहुत शुक्रिया संजय, आपका नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से यूएन में पाकिस्तान ने गुहार लगाई है मोदी से बचाने की, और पाकिस्तान में खास हो या आम लोग हो, हर कोई जान रहा है कि भारत अगर जवाबी कार्रवाई करेगा तो ये मुश्किल में पाकिस्तान को डाल सकता है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और निपुण आलम बयान जी मेरे साथ में है विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले जेके बंसल सर, आपका रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान के सामने और कोई ऑप्शन तो रहता नहीं, वो जैसे तैसे अपना रोना रोता है, यूएन में फिर से एक बार गिड़गिड़ाया है, ये गुहार लगा रहा है कि भारत से किसी तरीके से बचा लिया जाए। लेकिन वो कहावत है ना, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, तो पाकिस्तान के लिए तो अब वही टाइम आ रहा है, जो किया वो अब भरेगा। गुड इवनिंग दर्शना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जो है ना, हालांकि इन्होंने गुहार लगाई है कि इस मुद्दे को जो है एक यूएनएससी की बैठक बुलाई जाए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ 2 साल के लिए टेम्परेरी मेंबर हैं, तो वहाँ पे और कुछ काम तो है नहीं, उनसे कहते रहते हैं। तो ग्रीस जो है वो प्रेसिडेंट है अभी इस दौरान में, इस महीने के लिए। तो अगर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर मीटिंग बुला भी ली तो उसमें भारत के समर्थन में ही होगा। और देखिए, कोई भी देश ये नहीं सपोर्ट करेगा जो है किसी भी तरह की आतंकवाद को। और बात रही इसकी, भारत ने अपना मन बना लिया है। वैसे तो सभी देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई इसके विपरीत कुछ कहता भी है तो भारत उसको नहीं मानेगा। भारत की अपनी एक इंडिपेंडेंट नीति है और कोई कंट्री मानता नहीं है। जब जिसके ऊपर पड़ती है उसको तो अपना इंतजाम करना ही पड़ता है। आप इजराइल को ही देख लीजिए, इजराइल के ऊपर कितने यूएन के प्रेशर और इधर उधर से सबके कंट्रीज के प्रेशर आए, लेकिन वो अपना आतंकियों को खत्म करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से भारत ने अपना मन बना लिया है। और देखिए, एक तरफ तो ये गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि जो हाफिज सईद जो है अभी आतंकी सेना का भर्ती कर रहा है, उसने अपने बेटे तलक सईद को ये जिम्मेवारी दे दी है, क्योंकि इनकी जो सेना है मुनीर की, वो लड़ने के काबिल नहीं है, वहां से जवान भाग रहे हैं। तो अब ये जो उसने जिम्मेवारी, उसने रिक्वेस्ट किया है सईद से कि भाई आप जो है आतंकवादी बढ़ाइए, तो इसलिए अभी आतंक के खतरे बढ़ सकते हैं। हालांकि हम चौकन्ने हैं और इस तरह की किसी भी तरह का जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मेरा मानना ये है, या मेरा ये सजेशन रहेगा, जितना जल्दी हो सकता है अभी जो ये हाफिज सईद को तो न्यूट्रलाइज, इसको कहीं भी है ये जो अभी देखिए, अभी हमारा सहयोगी है इसराइल के पास में ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। पहले जो 2011 में अमेरिका ने अटैक किया था वो उसामा बिन लादेन के ऊपर, वो विजुअल था। अभी जो ऐसे प्रिसीजन जो है इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट की तरह से ट्रैक किया जा सकता है, और ट्रैक करके प्रिसीजन मिसाइल से उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अभी समय आ गया है कि सबसे पहले जो हाफिज सईद है, जो जहर उगलता रहता है, अभी भी ऐसी बातें करता रहता है, वो सभी खतरनाक है। वो इसलिए खतरनाक है कि इस तरह की जो वो धार्मिक उन्माद करके और लोगों को गुमराह करके
धर्म के नाम पर और ऐसी घटनाएं घटवाने की कहीं से भी कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर हमने बॉर्डर को सिक्योर कर भी लिया तो कुछ जो है जैसे बांग्लादेश के अंदर में भी जो कट्टरवादी हैं या भारत के अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं उनको वो कर सकता है। तो इसलिए इसको अभी जल्दी खत्म कर देना बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर स्ट्राइक अच्छा किया याद जाए। दिलाया आपने ओसामा बिन लादेन का खात्मा किस तरीके से हुआ था, और आतंक के आकाओं का अगर खात्मा होता है तो काफी हद तक आतंक की रीढ़ पर चोट करने जैसा होता है। ऐसे में हाफिज सईद को लेकर भी इस तरह की प्लानिंग जरूरी है। आतंकी आका जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान की सरजमी पर मुंह छुपाए, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान को कोई दूसरी तरह की चोट भी लग रही है। वो चोट है निपुण आलम बयान जी, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में वो 5 कूटनीतिक फैसले जिनकी चर्चा रही, जिसमें सबसे ज्यादा सिंधु जल समझौते को लेकर बात हुई। फिर उसके बाद में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, बंदरगाहों पर पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं आएगा, आयात निर्यात पूरी तरह से बंद है। पहले तो डायरेक्ट ही बंद किया था, वैसे भी आयात निर्यात पूरी तरह से बंद पाकिस्तान के साथ कर दिया गया है। डाक सेवा तक रोक दी गई है। ये जो अलग अलग फैसले हैं, ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम के लिए कितनी बड़ी चोट है? बिल्कुल सही है, बंसल सर भी बोल रहे थे और मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने जो बात कही, चाहे एयर स्पेस को बंद कर देना, देखिए जैसे ही पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हुआ तो पाकिस्तान का पूरा ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया जिसका सबसे ज्यादा व्यापार करता है, ट्रेड करता है, वो सारा लिंक उसका खत्म हो गया। और मैं तो देखता हूँ कि जो बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट थी पाकिस्तान से, वो सब भी क्या हो गया, आपकी बंद हो गई। तो एक तो मैं देखता हूँ एयर स्पेस का सीधा सीधा उसके व्यापार के ऊपर और बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे आने वाले समय में। नंबर्स आने लगेंगे कितना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, चाहे वो ओशियन के थ्रू हो रहा हो या आपका एयर के थ्रू हो रहा हो। दूसरा आपने जो कहा इंडस रिवर, देखिए इंडस रिवर का तो इम्पैक्ट ये है कि आने वाला समय इतना बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की 80% आबादी जो है वो इंडस रिवर के वाटर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और उसी इंडस रिवर वाटर पर वहां पे जो एग्रीकल्चर होती है उसी के दम पर होती है। रीजन ये है कि वहां पे वेदर उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का वेदर भारत में है। मानसून सबसे लास्ट में पाकिस्तान में जाता है, तो वहां का जो वेदर सूक्ष्म मानसून है, और ऐसे में केवल नदियों के पानी से ही खेती की जा सकती है, एग्रीकल्चर की जा सकती है। और रही बात है कि अभी तो योजना ये तक है कि मई में भी आपका FATF की मीटिंग होने वाली है। उसमें ये तक स्थिति है कि जैसे हमने पहले पाकिस्तान को डलवा दिया था आपका 2018 में FATF की लिस्ट में, हम वहां भी कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल मोर्चे पर भी क्या कहते हैं पाकिस्तान को गिरा जाए और दोबारा से इसको फिर वो ग्रे लिस्ट में डाला जाए। आप देखिएगा कि 2023 में इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से। हालांकि हमको जब हमने डाला था इसको ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो तब हमको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट किया था। आज की स्थिति पाकिस्तान की, चाहे वो हम लोग बात करें डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें, इकोनॉमिकल तरीके से बात करें, एक भारी दबाव में पाकिस्तान है। और जब यूएन की हम बात करें तो यूएन में वो सीधा सीधा हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया था कि पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट। रोग स्टेट का मतलब वह देश जो पूरी दुनिया की पीस के लिए आप रहिए मेरे साथ में। न तो यूएन ने पाकिस्तान की सुनी और भारत ने तो लताड़ ही दिया। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले की खबर है। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। टीटीपी के लड़ाकों के जरिए हथियारबंद लोग हैं जिन्होंने कई राउंड फायरिंग की है। यहाँ पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच में मुठभेड़ की भी खबर है, जो कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान के शालोबर इलाके में यह हमला हुआ है। इससे पहले याद दिला दे जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद में बलूचिस्तान में जो बलूच संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया था। और पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी मसलों से लड़ रहा है, उलझ रहा है, उसमें अब टीटीपी लड़ाकों के भी हमले का सामना अभी करना पड़ रहा है पाकिस्तानी फौज को। पाकिस्तान के शालोबर की ये घटना है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जेके बंसल सर, पाकिस्तान पहले अपने अंदरूनी मसलों से तो निपट ले, फिर भारत को आंखें दिखाए तो समझ में भी आए, लेकिन ये गीदड़ भभकी है जो भारत को भी रह रह कर देता है और अपनी ही चीजों को संभाल नहीं पाता। गीदड़ भभकी है और ये बहुत बड़ी गलती की है मुनीर ने आतंकवादी हमला कराने के बाद में, जो वहां से उनको अपनी सेना हटानी पड़ी है पश्चिमी बॉर्डर से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनवा से। तो पहले ही वो इतने हावी थे, BLA को ले लीजिए या TTP को ले लीजिए कि इनसे संभल नहीं रहे थे, इनके सैनिकों को पकड़ के ले जाते हैं। और अब तो और ज्यादा है, उनको खुली छूट मिल गई है, कुछ है ही नहीं वहाँ, थोड़े बहुत सैनिक होंगे। जो अभी कुछ रिपोर्ट आ रही थी कि 102 सैनिकों को BLA आर्मी ने मार दिया पाकिस्तान के और 22 को पकड़ के ले गए। अभी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, TTP ने भी हमला कर दिया है। तो पाकिस्तान का हालात खराब है। अब हालात खराब हैं कि जितनी देर इनको इस तरफ बॉर्डर पे बने रहना पड़ेगा, अभी इनके जो फ्यूल हैं वो टैंक के खत्म हो जाएंगे,
एयरक्राफ्ट के फ्यूल खत्म हो जाएंगे, गोला बारूद खत्म, जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, खाना खत्म हो जाएगा, खाना इनको मिल नहीं रहा, भूखे मर रहे हैं जहाँ हम पाकिस्तानी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हालात खराब है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की जंग में ये टिक पाएंगे, लेकिन इनको जो है बस ये देखना चाहिए कि जितने आतंकी इनके यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद ले लो या मसूद अजहर या सलाउद्दीन, सैयद सलाउद्दीन, इनको भारत के हवाले करे और भारत से माफी मांगे तो इनका उद्धार हो सकता है। नहीं तो जो है अभी वो बिल्कुल ये चार टुकड़े हो जाएंगे और बुरी तरह से इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। वो इसलिए कि जो $6 बिलियन का अभी IMF से इनको कुछ अनुदान मिलना था वो बंद हो जाएगा, जिसकी भारत ने कहा है कि अगर आपने इनको दिया तो ये जो आतंकी मामलों में यूज करेंगे। इसी तरह से FATF की लिस्ट में चला जाएगा। तो इनको इकोनॉमिकली जो है अभी पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा और जो पहले भूखा मर रहा था और ज्यादा भूखा मर जाएगा। तो इस तरह से देखते हुए जो इस समय मुनीर ने ये कदम उठाया है अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए या देश का प्रेसिडेंट बनने के लिए या जो है वहां पे तख्ता पलटने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, तो उसके ऊपर उल्टा पड़ गया। अब बहुत भारी पड़ेगा, अब उल्टा पड़ गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर जो कि नर्वस हो गए हैं, शहबाज शरीफ जो कि घबराए हुए हैं, मीटिंग्स की कई तस्वीरें सामने आती हैं तो शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ उसमें नजर आता है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई क्या ये शहबाज शरीफ की जानकारी के बिना ही आसिम मुनीर ने इस हमले की प्लानिंग कर ली क्या, या फिर हमला करवा लिया क्या? निपुण आलम बयान जी, एक तरफ तो नौसेना की ताकत हमारी दिखाई दे रही है, कल जो शाहजहांपुर में हवाई पट्टे पर वायुसेना की ताकत दिखाई दी वो किसी से छिपी नहीं। दिन हो या रात हो, वो जो आसमान में गर्जना करते हुए फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान तक भी तो सुनाई दिए होंगे। और पाकिस्तान जो जानता है कि भारत के आगे वो कहीं नहीं टिकता, ये नर्वसनेस बढ़ेगी तो पाकिस्तान कोई गलती भी कर बैठ सकता है ना। नहीं, देखिए, मैं तो कहूंगा कि अभी जब हम पाकिस्तान को लेकर जो हमारी पॉलिसी में समझ में आ रही है वो एक सोची समझी एक रणनीति के तहत, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में टेंटर हुक यानी कि हमेशा एक इस प्रकार का तनाव का माहौल बना रहे और घबराहट बनी रही पाकिस्तान में। आपने देखा कि रात को उठ के उनके मंत्री 2-2 बजे उठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई अटैक हो गया। तो जो ये एक फियर का एनवायरमेंट पाकिस्तान में क्रिएट हो, लगातार वो जो गुहार लगा रहा है, दुनिया में उसको समर्थन चीन के अलावा बहुत ओपनली खुलकर समर्थन भी मिल रहा है चीन से। उसके अलावा क्या है कि आपको कोई देश साथ नहीं खड़ा है। तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान देखता है कि चाहे डिप्लोमेटिक मोर्चे में बात करें, मिलिट्री में बात करें, मिलिट्री तो अभी जेके बंसल साहब बिल्कुल बता भी सकते हैं इस बात को। 4 वॉर हम लोग लड़ चुके हैं, चारों वॉर में जिस प्रकार की धूल चढ़ाई हमने पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान जानता है। आज हम संख्या के बारे में बात करें या हम बात करें आपको वेपन के बारे में बात करें, हर लिहाज से हम बात करें, चाहे फाइटर जेट्स की बात करते हो हम लोग या आपका वायुसेना की पौध की बात करें, तमाम तरह की हम बात करें, टैंक आर्टिलरी सभी बारे में बात करें, उनसे दुगने से भी ज्यादा हमारे पास में क्या नंबर्स हैं। तब भी पाकिस्तान ने अटैक किया या इस प्रकार की जो हरकत की पाकिस्तान ने, इसकी वजह को अगर मैं देखूं तो अंदरूनी तो अपना उनका अंदरूनी उसमें तनाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, दूसरा भारत में कुछ तनाव को क्रिएट करने के लिए, जिससे भारत में क्या हो कुछ आपके राइट्स हो, और तीसरा जो कहीं ना कहीं चीन को खुश करने के लिए, क्योंकि भारत में जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ है टैरिफ वॉर के बाद से, तो ये सीधा चीन के लिए क्या नुकसानदायक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक आपका प्रॉफिट और लॉस, किसको प्रॉफिट किसको लॉस, इसके अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक तस्वीर जो है पूरी आपके सामने आ जाती है। तो मैं मान रहा हूँ कि ये बहुत बड़े गेम है। पाकिस्तान तो सिर्फ सामने देखने वाला एक चेहरा है, इसके बैक में जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किस तरीके से निपटा जाए? और असीम इफ्तिखार जिनका हम जिक्र कर रहे थे, UN में जो गुहार लगाते हुए नजर आए, जब खुद अपने पत्र